ये कल वाला जो आपका क्वेश्चन था वो है, ठीक है, यही था। आप देख लेना एक बार इसको। इसको हमें जब भी सोल्व करना है क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि कोई होमो एनुलर डबल बॉन्ड है या नहीं है। यानी अगर कोई डबल बॉन्ड सिक्स में है तो वो हम मेन लेके चलते हैं उसके अंदर, और उसके साथ जितने भी डबल बॉन्ड है उन सबको एक सर्किल के अंदर, कॉन्जुगेशन में जितने भी डबल बॉन्ड है उनको एक सर्किल के अंदर हम पैक करेंगे, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस के साथ। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब जैसे ये वाला डबल बॉन्ड है, ये एक दूसरे के क्या है, सिस है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, मेन मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा मेन है तो ये वाला डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में है, ये इसके कॉन्जुगेशन में और ये इसके कॉन्जुगेशन में, मतलब हमारा जो सर्कल चलेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। लेकिन ये कट कैसे करेगा इन रिंग्स को, वो देखो कि ये आपके क्या है, एल्किल समूह है ना। सिंपल अगर कोई भी ऐसे लाइन दिखाई हुई है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, दो मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं, यानी कोई भी एल्किल समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे तो क्या करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस लेके चलना है, मतलब हम एल्किल को सर्किल के अंदर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ डबल बॉन्ड वाला पोर्शन लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सर्किल को यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, एल्किल समूह को यहाँ पर इसको कट कर दिया। ठीक है, अब देखो इस सर्किल को आगे लेके चलो। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस है। कैसे, ये देखो, मिनिमम डिस्टेंस के साथ चलना है। अगर हम क्या करते, ये जो सर यहाँ पे लाइन लेके आएगी, अगर इधर से लेके आते तो हम क्या करते हैं, इस एल्किल समूह को यानी इस रिंग रेसिड्यू को भी इसके अंदर लेके चलते। ठीक है, तो ये रिंग रेसिड्यू बाद में हम ऐड नहीं कर पाते, अगर ऐड करते तो वो हमारा गलत हो जाता। तो मिनिमम डिस्टेंस को लेके चलना है, सर्किल बनाना है। ठीक है, अब देखो कि वैल्यूज कौन कौन से आएगी। एक तो आपका ये होमो एनुलर है तो इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, 253 nm। ठीक है, अब कॉन्जुगेशन के डबल बॉन्ड देख लो, संयुग्मन के डबल बॉन्ड कितने हैं। इन दोनों में से ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, ये आपस में क्या है, संयुग्मन में है। संयुग्मन में है मतलब क्या है कि ऑल्टरनेट है और इसमें रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, तो एक कॉन्जुगेशन ये हुआ, एक कॉन्जुगेशन ये होगा, ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। आप उल्टा नहीं कर पाओगे, जैसे आपने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखा था, बाह्य चक्रीय द्विबंध देखा था, तो उसमें तो क्या था कि एक इस रिंग का एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये है तो इसका भी ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेशन में ये उल्टा नहीं चलाना हमें। ठीक है, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड एक ही बार काउंट होगा, तो यहाँ पर ये इसके कॉन्जुगेशन में है तो एक कॉन्जुगेशन का डबल बॉन्ड, ये इसके कॉन्जुगेशन में है तो दो कॉन्जुगेशन के, और ये इसके कॉन्जुगेशन में तो तीन तीन कॉन्जुगेशन के डबल बॉन्ड है। एक के लिए हम +30 करते हैं तो तीन के लिए हम कितने करेंगे, 90। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखो इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं, ये देखो कि ये आपकी रिंग है, इसके बाहर कोई, जस्ट बाहर कोई डबल बॉन्ड है, नहीं है, नहीं है ना। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता या फिर यहाँ होता तो वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता, बाह्य चक्रीय द्विबंध होता। तो इसके बाहर कोई बाह्य चक्रीय द्विबंध नहीं है। ठीक है, इस वाली रिंग को चेक करो तो इस रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड है, तो हमारा बाह्य चक्रीय द्विबंध हो गया एक। ठीक है, अब इस रिंग को चेक करो तो इस रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड है, तो बाह्य चक्रीय द्विबंध कितने हो गए, दो हो गए। तो एक बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए +5 होता है और दो के लिए कितना हो जाएगा, +10। ये किसकी वजह से है, कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, संयुग्मन की वजह से। और ये किसकी वजह से होगा, बाह्य चक्रीय द्विबंध की वजह से, एक्सटर्नल या एक्सो डबल बॉन्ड की वजह से। ठीक है, अब देखो कि एल्किल रेसिड्यू कितने हैं, तो एल्किल रेसिड्यू यहाँ पे कितना है, सिर्फ एक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही एल्किल समूह को हमने कट किया है, तो एल्किल रेसिड्यू की वजह से हम कितना ऐड करते हैं, +5 करते हैं। तो एक एल्किल रेसिड्यू क्या कितना हो जाएगा, +5। ठीक है, ये क्या है, एल्किल रेसिड्यू या एल्किल अवशेष। रिंग रेसिड्यू देखो, तो रिंग रेसिड्यू को काउंट करना पड़ेगा आपको, कहाँ, यहाँ से स्टार्ट कर लो आप, 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है, ये 7 है। 7 यहाँ पर क्या है, रिंग रेसिड्यू है। ये रिंग रेसिड्यू काउंट करने में गलती होती है, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना जब भी आप सर्किल बनाओ तो मिनिमम डिस्टेंस के साथ ही बनाना। अगर मिनिमम डिस्टेंस के साथ नहीं बनाओगे तो आपके एल्किल रेसिड्यू कम रह जाएंगे, ठीक है, तो आपका ये लैम्डा मैक्स सही नहीं निकलेगा। तो ये कितने हो गए टोटल, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर 8 के लिए कितना होता है, +5, 7 के लिए कितना हो जाएगा, +35। बस इतना ही है इसके अंदर, यही काउंट करना है। तो टोटल निकाल लो इसका कितना हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है। अभी भी देख लो इसमें अगर और कोई चीज बची हुई हो तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि कॉन्जुगेशन के डबल बॉन्ड कितने हैं। तो कॉन्जुगेशन के डबल बॉन्ड एक तो था आपका ये वाला, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 कॉन्जुगेशन के डबल बॉन्ड हो गए, यानी +90 कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा हमने निकाला कि एक्सटर्नल डबल बॉन्ड कितने हैं। तो इस रिंग का डबल बॉन्ड कौन सा हो गया, नहीं है कोई, ठीक है, इसका ये हो गया 1, इसका ये हो गया 2, अच्छा सॉरी ये भी तो काउंट करो, इस रिंग का ये वाला भी तो है, ठीक है। एक्सटर्नल डबल बॉन्ड दोबारा देखो, एक्सटर्नल डबल बॉन्ड अगर हम इस रिंग का चेक करते हैं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस रिंग का चेक करते हो तो एक तो ये है और एक ये है, 2 है, ठीक है, 2 ये हो गए। इस रिंग का चेक करो तो ये वाला इसका एक्सटर्नल है 3, ठीक है, तो यहाँ पर 3 एक्सटर्नल डबल बॉन्ड आएंगे, यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले रिंग का एक्सटर्नल डबल बॉन्ड 2 है, कौन कौन से, एक ये और एक ये, ठीक है, इसका कितना है ये, ठीक है, और इसका कितना है ये, 4 हो जाएंगे, सॉरी ये तो इसके हुए 1 और 2, ठीक है, इसका हुआ 1 और इसका हुआ 1, 4। अब सही है, दोबारा बता देती हूँ मैं आपको इसमें कि हमें क्या करना था, एक्सटर्नल डबल बॉन्ड देखने थे। तो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड कहाँ होते हैं, जो रिंग से बाहर की तरफ होते हैं, जस्ट बाहर, रिंग के जस्ट बाहर। तो इस वाली रिंग को अगर आप चेक करोगे तो इसके जस्ट बाहर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इस वाले रिंग को चेक करो तो इसके बाहर क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड इसका एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है और ये वाला डबल बॉन्ड भी इसका एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है, यानी यहाँ पर क्या हो गए, 2 एक्सटर्नल डबल बॉन्ड हो गए इस रिंग की वजह से, ठीक है, 2 ये हो गए। इस रिंग का अगर चेक करोगे तो इस रिंग की वजह से एक्सटर्नल डबल बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एक 3 हो गया, ठीक है, और एक ये वाला जो रिंग होगा इसकी वजह से डबल बॉन्ड एक्सटर्नल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसका इसका चेक करो, इसका कोई भी एक्सटर्नल डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। एक बार और देख लो, इस रिंग की वजह से कोई भी एक्सटर्नल डबल बॉन्ड नहीं है, इस रिंग की वजह से क्या है, 2 एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2, इस रिंग की वजह से सिर्फ एक है, तो ये हो गया 3, ठीक है। इस रिंग की वजह से क्या होता है, ये वाला एक एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है, तो टोटल हो गए 4। इस रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये इस रिंग का ही है, ये वाला डबल बॉन्ड तो इस रिंग का ही है, तो ये टोटल आपके 4 हो जाएंगे एक्सटर्नल डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या लिखा, एल्किल रेसिड्यू कितने हैं, तो एल्किल रेसिड्यू आपका कितना है, ये 1 है, एक एल्किल रेसिड्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। और रिंग रेसिड्यू आपको काउंट करने हैं, मेन आपको ध्यान देना है रिंग रेसिड्यू के ऊपर, रिंग रेसिड्यू आपके सही होने चाहिए। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल। अब इसको कर लो टोटल, 403 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि ये क्या हो जाएगा, 403 nm हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल आते हैं, वैसे इतना लेंथी नहीं आएगा आपके, छोटा सा क्वेश्चन आता है, जैसे आप 2 रिंग बना लो, 3 रिंग बना लो, इतना ही आएगा। आप अलग अलग ट्राई करके देख सकते हो इनको बना के, ठीक है, ट्राई करके आप इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल के मुझसे पूछ सकते हो कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। जैसे ये है, ये एग्जांपल ले लो,
ठीक है, और इसको करके देखना कि इसके लिए कितनी वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी होमो एनुलर नहीं है, हिट्रो एनुलर है, तो हमेशा कितना ऐड होगा, 253 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, 215 होगा। ठीक है, 215 वो हो जाएगा, एक्सटर्नल कॉन्जुगेशन वाला एक डबल बॉन्ड है तो +30 उसका हो जाएगा। एक्सटर्नल डबल बॉन्ड कितने हैं, एक ये है। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं है, इसका एक है, दो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड हो जाएंगे। रिंग रेसिड्यू आप इसको कट करना है यहाँ से, रिंग रेसिड्यू कितने होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और एल्किल रेसिड्यू होंगे 2, 4 और 2 6, 6 पंजे 30, 30 तो इसका हो जाएगा जो एल्किल रेसिड्यू है और रिंग रेसिड्यू है उसकी वजह से कॉन्जुगेशन के एक डबल बॉन्ड है तो +30 उसका हो जाएगा। ये 215 होता है हेट्रोएनुलर का। ठीक है, और एक्सटर्नल डबल बॉन्ड कितने थे इसके अंदर, एक दो, इस रिंग की वजह से ये है, इस रिंग की वजह से कुछ भी नहीं है, इस रिंग की वजह से ये है, दो है तो 5 और 5 10, ये काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 285 है। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम्पल करने हैं। ठीक, आज वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इनोन्स के लिए जो आपका वुडवर्ड फिशर लॉ है वो क्या कहता है। इनोन के लिए हमने एनर्जी डायग्राम बना के देखा था कि इनोन जो है उसके अंदर क्या होता है, ये हिट्रोएनुलर कैसे था, ये जो आपकी रिंग थी, ये था ना, इसके अंदर क्या है, ये एक दूसरे के ट्रांस है, ट्रांसपोजिशन कौन सी होती है, ये वाली ट्रांसपोजिशन होती है। अगर हम इसको रोटेट करके इधर ले आए, ठीक है, तो ये हमारा जो मिलता है ये हमारी सिस पोजीशन होती है। तो ट्रांसपोजिशन वाले जो मॉलिक्यूल लेते हैं हम, वो क्या होते हैं, हिट्रोएनुलर होते हैं। अगर ये हिट्रोएनुलर है तो इसके लिए 215 Nm होगा। ठीक है, ये वाली पोजीशन ट्रांस की होती है कि एक आपका बॉन्ड इस साइड में है, एक इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये आपकी बीच वाली लेन है, इसकी इस साइड में एक डबल बॉन्ड है, दूसरी साइड में दूसरा डबल बॉन्ड है, यानी ये क्या है, एंटी है। और ये दोनों अगर एक ही साइड में है तो ये क्या है, सिस है। तो ये क्या है, हिट्रोएनुलर है। अगर ये हिट्रोएनुलर है तो ठीक है, ये चीज आपको आगे समझ में, हेट्रोएनुलर क्या है, होमोएनुलर क्या है। हेट्रो मतलब क्या है कि दोनों जो डबल बॉन्ड है वो एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन पे है। ठीक है, विपक्ष पोजीशन पे है। ट्रांस का मतलब क्या है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है डबल बॉन्ड। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो सिर्फ होता होमोएनुलर होता। ठीक है, अब देखो इनोन्स के लिए, इनोन्स के लिए हमें क्या देखना है, वुडवर्ड फिशर का लॉ। ठीक है, अब आपको पता है कि इनोन में क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप है। इनोन में क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है कीटोन, ठीक है, और एक होता है आपका क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है, इन है ऑन है, यानी यहाँ पर क्या है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है और यहाँ पर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, दोनों ही पॉसिबल है। तो जब भी हम इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं तो क्या होता है कि अगर हमारे पास सिर्फ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है तो ये आपका पाई, ये आपका पाई स्टार, इसका डिफरेंस डेल्टा ई। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ डबल बॉन्ड होता है, सिर्फ इन होती है, तो आपका ये आता है पाई टू पाई स्टार और उसका डिफरेंस जो आता है वो डेल्टा ई होता है। ठीक है, अब क्या किया हमने, एक लिया कार्बोनिल। ठीक है, तो कार्बोनिल जब लिया तो ये डबल बॉन्ड आपस में क्या हो गए, कॉन्जुगेशन में आए। जब ये कॉन्जुगेशन में आते हैं तो क्या होता है, इन एनर्जी लेवल्स की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक पाई बॉन्ड था तो क्या था, हमारे पास दो पाई इलेक्ट्रॉन थे, दोनों कहाँ पे आएंगे, इस लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आएंगे। तो ये आपका क्या था, होमो था, हाईली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये हमारा क्या था, ल्यूमो था, लिस्ट अनऑक्यूपाइड
मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब जब हमने कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड लेके आए तो इसमें क्या होगा, कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल्स की क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एक हो जाएगा आपका ये बॉन्डिंग वाले दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, पाई 1 एंड पाई 2, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग वाले पाई 3 स्टार एंड पाई 4 स्टार, ठीक है। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इस पाई बॉन्ड के और 2 इस पाई बॉन्ड के, तो 4 इलेक्ट्रॉन को अगर फिल करोगे तो 2 आपके यहाँ जाएंगे, 2 आपके यहाँ जाएंगे, तो ये आपका क्या होगा, होमो, और ये आपका क्या होगा, ल्यूमो, और इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस ये क्या आएगा, डेल्टा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर n2 पाई स्टार ट्रांजिशन भी है। n2 पाई स्टार ट्रांजिशन किसकी वजह से है, इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट इन लोन पेयर्स की वजह से है। तो ये जो n होता है, n एनर्जी लेवल कहाँ पे आता है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आता है, ठीक है। जब ये n का एनर्जी लेवल आता है तो इनमें क्या है, लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपका ल्यूमो क्या हो जाएगा, ये n वाला ऑर्बिटल हो जाएगा, और होमो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, होमो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और ल्यूमो आपका ये पाई 3 स्टार वाला हो जाएगा, ठीक है। और इसका एनर्जी लेवल जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा। तो मतलब क्या है कि जब हमने इन ऑन बनाया तो उसमें क्या होता है, जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये यूवी स्पेक्ट्रम उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी का हमें देगा, ठीक है। अब ये तो था कि आपकी जो इनोन्स है, इनोन्स के अंदर एनर्जी डायग्राम किस तरह से हम बनाते हैं। अब हमें वुडवर्ड फिशर लॉ पढ़ना है। वुडवर्ड फिशर लॉ क्या कहता है कि अगर हम इनोन लेते हैं तो उसके लिए भी क्या होता है, कुछ वैल्यूज होती है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और उन वैल्यूज के बेस पर ही हम क्या करेंगे, अननोन कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालेंगे, जैसे आपका आपने डाई ईन्स के अंदर निकाला, ठीक है। तो अभी इसकी टेबल में बना देती हूँ कि क्या क्या याद रखना है आपको। इसमें मेन जो सीरीज होती है उसके अंदर 3 चीजें होती है। एक होता है आपका नॉन साइक्लिक इनोन, ठीक है, अचक्रीय इनोन। अचक्रीय इनोन का मतलब कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, चक्रीय संरचना के अंदर नहीं है। तो उसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो होती है 215 nm, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लैम्डा मैक्स की वैल्यू, ये होती है 215 nm, ठीक है। लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम सारी जो है वो नैनोमीटर के अंदर ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर नॉन साइक्लिक कोई भी इनोन है तो उसे हम क्या लिखते हैं, 215 nm से लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है, साइक्लिक इनोन है, साइक्लिक का मतलब कि हमने यहाँ पे ये क्या ले लिया, डबल बॉन्ड साइकिल में ले लिया, ये अगर साइक्लिक इनोन है तो यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो होती है, इसका भी वैल्यू जो होता है वो 215 nm ही होता है, ठीक है। अगर आप साइक्लिक या नॉन साइक्लिक दोनों ही लेते हो तो उसके लिए आपकी जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो 215 nm होती है। तीसरा आप क्या लो कि अगर आप ये साइक्लिक स्ट्रक्चर 5 मेंबर की लेते हो, ये ली हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर 5 मेंबर की, ठीक है। इसमें 4 मेंबर वाली रिंग ऐसी बनेगी नहीं क्योंकि वो अनस्टेबल होती है। तो अगर 5 मेंबर वाली हम लेते हैं तो उसके लिए जो वैल्यू आती है वो आती है 202 nm, ठीक है। मैं इसको इतने धीरे धीरे इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको इसको देखते देखते याद हो कि अगर आपकी नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर है इनोन की तो उसके लिए 215 nm होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर लेकिन 6 मेंबर की है तो उसके लिए भी 215 nm होता है। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है इनोन की लेकिन 5 मेंबर की है तो 202 nm 202 nm होती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कीटोन की जगह एल्डिहाइड हो तो इसकी वैल्यू जो है वो 260 nm हो जाती है, ठीक है। एल्डिहाइड का मतलब क्या है कि अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 207 nm, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका नॉन साइक्लिक इनोन था उसका 215 nm था,
ठीक है, तो यहाँ पर नॉन साइक्लिक एल्डिहाइड है कीटोन की जगह, तो इसका 207 Nm होता है। ये आपकी चार जो है मेन सीरीज है, जैसे आपने डाईइन के अंदर पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक तो अगर नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर है डाईइन है, नॉन साइक्लिक डाईइन है, ठीक है, एक हेटेरोएनुलर है, एक होमोएनुलर है। वो तीन आपकी मेन सीरीज थी, वो आपको चेक करनी थी कि मेन सीरीज कौन सी है। उसके बाद में हमने कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड देखे थे। ऐसे ही इसके अंदर इनोन्स के अंदर आपको ये चार मेन सीरीज याद रखनी है। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है कि अगर इनोन है साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू 215 Nm ही होती है। अगर साइक्लिक में 5 मेंबर रिंग है तो 202 Nm होती है, और अगर एल्डिहाइडिक समूह है तो उसके लिए 207 Nm की होती है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब इसके बाद में इसके अंदर ऐड करने वाले बाकी रेसिड्यू जो होते हैं उसके लिए वैल्यूज हमें देखनी है। जैसे आपने उसमें देखा था कि अगर एल्किल रेसिड्यू कोई है, अगर रिंग रेसिड्यू कोई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हर रिंग रेसिड्यू के लिए +5 करते हैं। ऐसे ही हमें क्या करना है, इन इनोन्स के अंदर देखना है कि किसकी कितनी कितनी वैल्यू होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ ज्यादा वैल्यूज आपको याद रखनी है। जैसे ये तो आपकी सेम हो जाएगी कि अगर कोई एक लिख लिया हमने एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है, ठीक है, बाह्य चक्रीय द्विबंध है, तो उसके लिए +5 होती है, इसके लिए +5 होती है। अगर आपके पास इंटरनल डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर इंटरनल डबल बॉन्ड भी काउंट होता है। इंटरनल का मतलब क्या है कि अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ले रहे हैं आप, तो इसके अंदर इस मेन सीरीज के अलावा भी अगर एक और डबल बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर इंटरनल डबल बॉन्ड होता है तो इसे भी +5 देते हैं हम। ये क्या होता है, आंतरिक द्विबंध। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, +5 की वैल्यू होती है। ठीक है, एस्टर हो तो उसके लिए भी वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कैसे आती है कि अगर ये जो आपने मिथाइल है इसको हाइड्रोजन से रिप्लेस किया तो ये 215 से 207 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एस्टर वाला समूह है तो उसे हम ये जो आपके रेसिड्यू है उस पार्ट में काउंट करेंगे, और उसके लिए हम कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर ऐड करेंगे। वो अभी मैं टेबल बना रही हूँ, आपको पता चल जाएगा कि क्या ऐड करना है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हो गई, एक्सटर्नल और इंटरनल डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम +5 करते हैं। ठीक है, अब देखो कि आपने डाइइन्स के लिए पढ़ा था कि जो एल्किल रेसिड्यू होता है उसके लिए वैल्यू होती है +5 की। यहाँ पर एल्किल रेसिड्यू की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि उसका कितना लैम्डा आपको ऐड करना है। ठीक है, कैसे, जैसे अगर कोई एल्किल रेसिड्यू जो है वो अल्फा पोजीशन पे है, ठीक है, अगर कोई एल्किल रेसिड्यू अल्फा पोजीशन पे है, अल्फा पोजीशन का मतलब क्या है कि ये जो है ये आपकी मेन सीरीज आई, ठीक है, इसके बाद वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन मान लो इसके ऊपर अगर कोई एल्किल रेसिड्यू मिल रहा है तो ये हमारा क्या होगा, अल्फा रेसिड्यू होगा। ठीक है, अगर ये अल्फा रेसिड्यू है, बाकी अपने एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अल्फा रेसिड्यू अगर है तो उसके लिए जो वैल्यू ऐड होती है वो होती है +10 की। अगर कोई बीटा है तो +12 की, और गामा है तो +18 की, और इसके बाद का अगर कोई भी एल्किल रेसिड्यू है तो वो भी +18 ऐसे होता जाएगा, अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर कोई भी एल्किल आपको प्रतिस्थापी मिलता है तो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एल्किल रेसिड्यू अलग अलग होगा, किस पे डिपेंड करता है कि वो अल्फा पोजीशन पे है या बीटा पोजीशन पे है या गामा पे है। यानी जो मेन सीरीज है उससे जस्ट साइड वाला जो कार्बन होता है, जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा होता है, उससे आगे वाला बीटा, उससे आगे वाला गामा, और उससे आगे वाले जितने भी कार्बन अगर होते हैं उसमें अगर उनपे एल्किल रेसिड्यू है तो वो +18 ऐड होता जाएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। अब उसके बाद में अगर आपके पास कॉन्जुगेशन हो रहा है, यानी डबल बॉन्ड का विस्तार हो रहा है, कॉन्जुगेशन के अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए जैसे आपने उसमें +30 किया था डाइइन्स में, इसमें भी क्या होगा, +30 ही आएगा। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगा, +30 ही आएगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन भी अगर है तो उसके लिए भी क्या आएगा, +30 आएगा। उसके बाद में देखो कि अगर आपके पास
अगर आपके पास ये जो कॉन्जुगेशन है, ठीक है, ये एक ही रिंग के अंदर है, कॉन्जुगेशन अगर सिंगल रिंग के अंदर है, ठीक है, जैसे आपने ये जो रिंग बनाई इसी के अंदर हमने क्या किया, एक डबल बॉन्ड ले लिया जो कि इसके कॉन्जुगेशन में आ रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए हम ऐड करते हैं +39। एक ही रिंग के अंदर अगर कॉन्जुगेशन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो हमारा कितना ऐड करेगा, +39 ऐड करेगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा क्रोमोफोर्स अगर ग्रुप, क्रोमोफेरिक ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं, आपको पता है क्रोमोफेरिक ग्रुप कौन से होते हैं, जिनकी वजह से कलर होता है, ठीक है। अगर ऐसे कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका क्रोमोफोरिक अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसकी वजह से कितनी कितनी वैल्यू ऐड होगी, वो आपको अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग देखनी है। तो मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, आगे वाली वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, क्रोमोफोरिक ग्रुप है, अब कौन कौन से ग्रुप की वैल्यूज आपको यहाँ पे दी हुई है वो याद रखनी है। क्रोमोफोरिक ग्रुप कौन से होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, कलर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी क्या होता है, कलर होता है, तो उनकी वैल्यूज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। एक होता है आपके पास हाइड्रोक्सी समूह, ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह की पोजीशन अगर अल्फा है, बीटा है और गामा है तो इनकी वैल्यूज भी क्या आती है, अलग अलग आती है, ठीक है। अगर हाइड्रोक्सी समूह है और उसकी वैल्यू, उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, अल्फा है तो उसके लिए होता है 35, बीटा है तो उसके लिए होता है 30 और गामा अगर है तो उसके लिए वैल्यू होती है 50, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर हाइड्रोक्सी समूह है, अगर किसी भी इस इनोन के अंदर रेसिड्यू में अगर कोई हाइड्रोक्सी समूह है तो अल्फा के लिए वैल्यू ऐड होती है +35, बीटा के लिए ऐड होती है +30 और गामा के लिए ऐड होती है +50, ठीक है। अगर कोई एस्टर जुड़ा हुआ है तो उसके लिए जो वैल्यू होती है वो +6 की होती है, ठीक है। ये ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो इसके लिए वैल्यू जो होती है वो +6 होती है, चाहे वो अल्फा पर हो, चाहे वो बीटा पर हो, चाहे वो गामा पर हो, सेम वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो अल्फा वाले का भी +6 आएगा, बीटा वाले का भी +6 आएगा, गामा वाले का भी +6 आएगा, ठीक। अब इसके बाद में अगर कोई एल्कोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, एल्कोक्सी समूह कौन सा होता है, OR का होता है, ठीक है। एल्कोक्सी समूह कौन सा होता है, OR का। इसके अंदर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा में 30, 17 और 31 होता है, ये अल्फा बीटा और गामा इन तीनों की वजह से होता है। अगर आपके पास कोई एल्कोक्सी समूह प्रेजेंट है तो, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या होता है, 30, 17 और 31, ये सारे आपके क्या है, क्रोमोफेरिक ग्रुप्स है। इसके अलावा अगर कोई हैलाइड जैसे क्लोराइड जुड़ा हुआ है और ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है तो इनके लिए जो वैल्यू आती है वो आती है अल्फा के लिए 15 एंड 12, इसके लिए अल्फा के लिए 15 और बीटा के लिए +12 आती है, ठीक है। और ब्रोमीन के लिए कितनी आती है, अल्फा के लिए 25 और बीटा के लिए 35। ये थोड़ा सा हेक्टिक है डाईईन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि क्या है यहाँ पर कुछ ज्यादा वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको सारी याद रखनी है, क्यों, क्योंकि हमें ये क्या है, थ्योरेटिकली देखना है कि उस मॉलिक्यूल के लिए कितनी वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये वुडवर्ड फिशर लॉ है इनोन्स के लिए। आपकी मेन जो सीरीज होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है कि एक अगर आपका साइक्लिक या नॉन साइक्लिक इनोन प्रेजेंट है तो उसके लिए 215 NM होती है। अगर 5 मेंबर का इनोन है तो उसके लिए 202 होती है। अगर एल्डिहाइड है तो उसके लिए 207 NM होती है, ठीक है। अगर कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी है तो अल्फा पोजीशन का 35, बीटा का 30, गामा का 50, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसमें अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ लो, आपको ये चीजें याद रखनी है।